Hello friend, welcome back to another video on my YouTube channel Bioment Byte. Today we will be discuss about NCERT example of biomolecules. जो चैप्टर नंबर 9 11th ऑफ NCERT का बायोमोलिक्यूल्स है, उसके जो NCERT के जो एग्जाम्पल्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक NCERT के एग्जाम्पल की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनके लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। याद रखें स्टूडेंट, जो NCERT के एग्जाम्पल्स होते हैं वो नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स का NCERT के एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि इट इज सेड दैट एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ क्रस्ट आर सिमिलर इन द सेंस दैट ऑल द मेजर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बोथ। देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स? चूज ए करेक्ट आंसर ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा गया है कि ये कहा जाता है कि जो एलिमेंटल कंपोजिशन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि नॉन लिविंग होते हैं या लाइक अर्थ क्रस्ट होते हैं, उसमें एलिमेंटल कंपोजिशन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और इन दोनों में जो मेजर एलिमेंट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग या अर्थ क्रस्ट पर जो एलिमेंटल कंपोजिशन पाया जाता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो निम्न में से हमको करेक्ट आंसर लगाना है। ऑप्शन ए क्या दिया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर गोल्ड इन देम देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि नॉन लिविंग जो होते हैं उनमें उनकी तुलना में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें गोल्ड ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, क्योंकि जो अर्थ क्रस्ट होती है उसमें जो गोल्ड है वो ज़्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर वाटर इन देयर बॉडी देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है कि जो इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉन लिविंग जो होते हैं या अर्थ क्रस्ट जो होती है, उसकी तुलना में लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर अधिक होता है। तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, क्योंकि जो अर्थ क्रस्ट है उस पर वाटर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर यूनिट मास देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी क्या है कि जो इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट होते हैं यानी नॉन लिविंग जो होते हैं उनकी तुलना में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एज कंपेयर टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कैल्शियम इन देम देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी तुलना में लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैल्शियम अधिक पाया जाता है। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि जो इनएनिमेट या अर्थ क्रस्ट जो होती है उस पर कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा है, मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर फ्री और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है कि जो मैनी एलिमेंट्स जो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में या तो फ्री फॉर्म में होते हैं या कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जो निम्न में से कौन सा वो एलिमेंट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। आपको NCERT की जो टेबल है 9.1 आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसमें आप देख रहे होंगे जो सिलिकॉन है वो ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि सिलिकॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैग्नीशियम, आयरन और सोडियम लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट
होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? एमिनो एसिड्स हैव बोथ एन एमिनो ग्रुप एंड ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एमिनो एसिड। क्वेश्चन क्या पूछा है? जो एमिनो एसिड्स होते हैं उसमें एमिनो ग्रुप होता है। तो एमिनो ग्रुप क्या होता है? NH2, इसको बोलते हैं एमिनो ग्रुप। और क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको बोलते हैं COOH, इनकी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। और पूछा क्या है कि निम्न में से कौन सा एमिनो एसिड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड होता है। और ग्लाइसिन क्या है कि ये एक सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। क्या है? ये एक सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव होता है। और जो ग्लाइसिन की जो संरचना होती है वो होती है इस प्रकार से, कार्बन से COOH अटैच होता है और एक NH2 समूह इसमें अटैच होता है और इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच होता है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव का इसमें कारण क्या है कि इसमें जो कार्बन है वो कायरल कार्बन नहीं होता है। कायरल कार्बन का मीनिंग क्या है कि वो कार्बन जिस पे जो 4 ग्रुप जो होते हैं ये डिफरेंट अटैच हो, यानी सिमिलर नहीं हो। तो इसमें 2 ग्रुप तो ये डिफरेंट है, बट इसमें 2 ग्रुप जो हाइड्रोजन अटैच ये सिमिलर है। तो इसमें कायरल कार्बन एब्सेंट होता है, इसलिए ये ऑप्टिकली क्या होती है? इनएक्टिव एमिनो एसिड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा D। और आप कुछ एमिनो एसिड को भी याद रख सकते हैं, मैं आपको उनको बता देता हूं। जो एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनको इस एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आधार पर एसिडिक और बेसिक एंड न्यूट्रल एमिनो एसिड में डिवाइड किया गया है। यानी कि एसिडिक वह एमिनो एसिड होते हैं जिसमें एमिनो जो ग्रुप है वो लेस हो एज कंपेयर टू COOH ग्रुप के। यानी कि जो एसिडिक एमिनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें COOH ग्रुप एज कंपेयर टू NH2 ग्रुप के तुलना में ज़्यादा हो। तो इसका जो एग्जाम्पल है वह है ग्लूटामिक एसिड। इसका जो एग्जाम्पल है वह है ग्लूटामिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। और बेसिक वो एमिनो एसिड होते हैं जिसमें COOH की तुलना में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है उसकी तुलना में NH2 ग्रुप ज़्यादा हो, तो उसको बोलते हैं बेसिक एमिनो एसिड। इसका जो एग्जाम्पल है वो है लाइसिन। इसका एग्जाम्पल है लाइसिन। और न्यूट्रल एमिनो एसिड वो होते हैं जिसमें NH2 समूह और COOH समूह दोनों क्या हो? इक्वल हो। तो और इसका एग्जाम्पल है वेलिन। इसका एग्जाम्पल क्या है? वेलिन इसका एग्जाम्पल है। और इसके साथ ही आप एरोमेटिक जो एमिनो एसिड है उनको भी याद रखिए। एरोमेटिक जो एमिनो एसिड होते हैं उनके एग्जाम्पल होते हैं टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। क्या होता है? ट्रिप्टोफैन। ये एरोमेटिक एमिनो एसिड्स होते हैं। टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन क्या होते हैं? एरोमेटिक एमिनो एसिड होते हैं। इसके साथ साथ आप वह एमिनो एसिड भी याद कर सकते हैं जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं, जिनमें सल्फर पाया जाता है। वो उसके एग्जाम्पल है सिस्टीन एंड मेथियोनिन। तो सल्फर कंटेनिंग जो एमिनो एसिड है क्या है? सिस्टीन एंड मेथियोनिन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक क्या होता है? एमिनो एसिड और सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 है एन एमिनो एसिड अंडर सर्टेन कंडीशन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज साइमल्टेनियसली इन द सेम मॉलिक्यूल, सच ए फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, जो एमिनो एसिड्स होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव जो चार्ज जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली मतलब कि एक ही समय पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, सपोज डेट ये कोई एमिनो एसिड है, ये कोई एमिनो एसिड है और ये एमिनो एसिड कन्वर्ट होकर किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इस प्रकार हो गया, इस प्रकार से NH3+ जो इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जाके अटैच हो गया। तो इस प्रकार की जो ये संरचना बनी है इसको बोलते हैं ज्यूट्रोनिक फॉर्म, यानी ज्यूटर आयन इसको बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्यूट्रोनिक फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी शुगर है जिसमें ग्लूकोज के समान कार्बन संख्या प्रेजेंट हो। ऑप्शन है आपके पास फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी आपके पास इरिथ्रोज, ऑप्शन सी है रिबुलोज और ऑप्शन डी है आपके पास राइबोज। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में ग्लूकोज के समान कार्बन की संख्या प्रेजेंट होती है और वो संख्या होती है 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज में भी और फ्रुक्टोज में भी। इन दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज का भी केमिकल फॉर्मूला यही होता है और फ्रुक्टोज का भी केमिकल फॉर्मूला यही होता है। बट जो डिफरेंस जो होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज में जो ग्रुप पाया जाता है वो ग्रुप पाया जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, और जो फ्रुक्टोज में जो ग्रुप पाया जाता है वो पाया जाता है कीटोन ग्रुप। इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है, इसमें पाया जाता है कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो ओनली ये इसमें डिफरेंस होता है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में। और इरिथ्रोज, रिबुलोज और राइबोस जो होते हैं ये होते हैं 5 कार्बन शुगर जो होती हैं ये वह होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एन एसिड सोल्यूबल कंपाउंड फॉर्म्ड बाई फास्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, जो न्यूक्लियोसाइड के फास्फोराइलेशन से जो एसिड सोल्यूबल कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं। जो न्यूक्लियोसाइड जो होता है जब उसमें फास्फेट समूह जब ऐड करते हैं PO4 ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं फास्फोराइलेशन। और इससे जो निर्माण होता है उसका निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड का इससे निर्माण होता है। और न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं ये होते हैं पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। जो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस से जो स्ट्रक्चर संरचना बनती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन बी होमोजेनस एनी टिश्यू इन एन एसिड द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, जब किसी टिश्यू को एसिड में होमोजेनस किया जाता है तो जो एसिड सोल्यूबल पूल जो बनता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साइटोप्लाज्म। जो एसिड सोल्यूबल जो पूल है वो रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्म को। इसके जो एसिड सोल्यूबल जो पूल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, साइटोप्लाज्म को। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं किसी लिविंग टिश्यू को लेते हैं लाइक वेजिटेबल्स या पीस ऑफ लिवर, और इसको हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ विद मॉर्टल एंड पेस्टल के द्वारा उसमें ग्रिड करते हैं। देन इसके बाद जो ऑब्टेन होता है, हमको प्राप्त जो होता है वो थिक सेलेरी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, थिक सेलेरी। और थिक सेलेरी को एक चीज़ क्लॉथ के माध्यम से हम
छानते हैं, यानी कि एक सूती जो कपड़ा होता है उसके माध्यम से छानते हैं। और इसमें हमको मिलता है, इसमें दो मिलते हैं, इसमें एक मिलता है एसिड सोल्यूबल और एक मिलता है एसिड इनसोल्यूबल। तो दो मिलता है इसमें एसिड सोल्यूबल और एक मिलता है एसिड इनसोल्यूबल। जो एसिड सोल्यूबल है इसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। और इसको बोलते हैं जो एसिड इनसोल्यूबल है इसको बोलते हैं हम रिटेंटेंट इसको बोलते हैं। और जो एसिड सोल्यूबल है ये रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्म को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द मोस्ट अबेंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्न में से कौन सा मोस्ट अबेंडेंट कंपोनेंट होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन क्या है कि प्रोटीन, वाटर, शुगर एंड न्यूक्लिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाटर। जो वाटर जो होता है मोस्ट अबेंडेंट कंपोनेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यदि हमसे वो क्वेश्चन पूछता मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट, यदि वो क्वेश्चन पूछता तो इसका जो करेक्ट आंसर होता वो होता प्रोटीन। तब इसका करेक्ट आंसर क्या होता? प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ए होमोपोलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड मोनोमर रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स। A heteropolymer has more than one type of monomer. Protein are heteropolymer usually made of। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 क्या पूछा है कि जो किसी भी जो होमोपोलीमर है वो n टाइप ऑफ नंबर ऑफ यूनिट से रिपीट होता है। और हेटेरोपोलीमर क्या होता है? उसमें एक से अधिक मोनोमर होती हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपके पास? प्रोटीन हेटेरोपोलीमर होते हैं और ये किस प्रकार से बने होते हैं? तो ऑप्शन ए क्या है कि 20 टाइप ऑफ मोनोमर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, क्योंकि जो 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स जो होते हैं हेटेरोपोलीमर उनसे मिलकर प्रोटीन बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है कि प्रोटीन परफॉर्म मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल सम फंक्शंस एज एंजाइम्स। Which of the following represent an additional function that some protein discharge। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या पूछा कि जो प्रोटीन जो होते हैं कई प्रकार के फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ प्रोटीन एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एडिशनल फंक्शन। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से वो कौन सा एडिशनल फंक्शन है प्रोटीन द्वारा जो संपन्न होता है? तो ऑप्शन आपके पास है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी क्या है आपके पास? पिगमेंट कन्फर्विंग कलर टू स्किन, ऑप्शन सी है आपके पास पिगमेंट मेकिंग कलर्स ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन डी है आपके पास हार्मोन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका करेक्ट आंसर होगा हार्मोन। जो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो प्रोटीन इन नेचर का होता है और प्रोटीन का ये एडिशनल फंक्शन होता है। तो हार्मोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। यहाँ एक वर्ड आया है एंजाइम। एंजाइम जो है इस टर्म को देने वाले साइंटिस्ट है डब्ल्यू कोहेन। इसको दिया था डब्ल्यू कोहेन, जो साइंटिस्ट है उसने ये टर्म दिया था एंजाइम। और एंजाइम क्या होते हैं? ये होते हैं बायोलॉजिकल मिडिलमैन। क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मिडिलमैन होते हैं। और जो एंजाइम जो होते हैं ये कार्य करते हैं बायोकैटालिस्ट की तरह ये कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। और कुछ पॉइंट हमने एंजाइम के बारे में देखे। ये टर्म किसने दिया था एंजाइम को? डब्ल्यू कोहेन ने। और ये बायोलॉजिकल मिडिलमैन होते हैं और ये बायोकैटालिस्ट की तरह व्यवहार करते हैं। एक और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये किसी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको रिड्यूस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है कि ग्लाइकोजन इज ए होमोपोलीमर मेड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि जो ग्लाइकोजन है वो किसका होमोपोलीमर होता है? तो ऑप्शन है आपके पास है ग्लूकोज यूनिट, ऑप्शन बी है गैलेक्टोज यूनिट, ऑप्शन सी है राइबोज यूनिट और ऑप्शन डी है एमिनो एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज यूनिट। जो ग्लाइकोजन है ये बना होता है ग्लूकोज के होमोपोलीमर से।
ग्लूकोज में भी ये बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का ये क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है। और जो ग्लाइकोजन जो होता है ये होता है ब्रांच्ड, ये ब्रांच चेन होती है इसमें ग्लाइकोजन में, और अल्फा डी ग्लूकोज का ये क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है, द नंबर ऑफ एंड्स इन ए ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि ग्लाइकोजन अणु में एंड्स की संख्या कितनी होती है, यानी जो सिरे जो होते हैं, यानी जो सिरे जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो जो ग्लाइकोजन जो होता है, ये ग्लाइकोजन जो होता है ये इस प्रकार से इसमें ब्रांच्ड होती है, लाइक इस प्रकार से ये ब्रांच स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से। यदि हमको इसमें एंड्स की संख्या ज्ञात करनी है तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सके, एक एंड ये हो गया, एक ये, इस प्रकार से इसमें एंड प्रेजेंट होते हैं। तो हम किस प्रकार से इसमें एंड्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो ब्रांच जो हैं, इन ब्रांच में हम एक जो एंड्स है उसको ऐड कर दें तो हम टोटल एंड्स जो होते हैं उनकी संख्या निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया है कि इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांच प्लस 1। ऑप्शन ए इसका राइट है, क्योंकि जो इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांच यानी नंबर ऑफ जो ब्रांच की जो संख्या होती है उसमें यदि हम +1 ऐड करते हैं तो हम एंड्स की संख्या जो इसमें जो सिरे जो होते हैं उनको हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज़। जो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर उसमें क्या प्रेजेंट होता है। जो सबसे पहले देखते हैं, जो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से होती है, इसमें एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। जो ये जो होता है ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या होता है, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 0.35 नैनोमीटर पेप्टाइड बॉन्ड, और इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। जो एमिनो एसिड जो होते हैं वो आपस में जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन के उसको निर्माण करते हैं। इसका एक सिरा होता है जहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एन एंड, और जहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होता है यानी कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सी एंड। तो इस प्रकार जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें 2 एंड्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये एक्टिव नहीं होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। और इसके अलावा तब जब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें जब कोइलिंग जो होती है, इसमें जब कोइलिंग यानी कुंडलन जो होता है तो इसके बाद इसमें ये कन्वर्ट होती है सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में, ये कन्वर्ट हो जाती है और इस प्रकार से ये संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार से संरचना का निर्माण होता है और ये जब ये बनते हैं यहाँ पर, ये इस प्रकार से ये बनते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको बोलते हैं अल्फा हेलिकल। अल्फा हेलिकल इसको हम बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और इनको क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, अल्फा हेलिकल। क्या कहलाती है, अल्फा हेलिकल ये कहलाती है। और इसके बाद 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ और फिर देखते हैं इसमें। और इसके बाद जो अल्फा हेलिकल के अलावा इसमें बीटा पिलेटेड सीटेड भी सेकेंडरी जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर होती है और इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार से होती है इसकी स्ट्रक्चर। ये जो बॉन्ड होते हैं यहाँ पर, ये जो बॉन्ड होते हैं ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और इसको बोलते हैं बीटा सीटेड या बीटा प्लेटेड सीटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। देन इसके बाद जो 3D स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की, जो बायोलॉजिकल क्या होती है, एक्टिव होती है। बायोलॉजिकल क्या होती है, एक्टिव होती है। और जो इफेक्ट जो पड़ता है pH का या टेम्परेचर का जो इफेक्ट पड़ता है वो इफेक्ट पड़ता है ओनली
3D स्ट्रक्चर यानी टर्सरी जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, उस पर इफेक्ट पड़ता है पीएच और टेम्परेचर का। और भी जो फैक्टर है उनका जो इफेक्ट पड़ता है किस पर पड़ता है, 3D स्ट्रक्चर पर। इसके अलावा और भी जो संरचना होती है वो होती है क्वार्टरी संरचना भी होती है, जिसको चतुर्थ प्रोटीन संरचना भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक क्वार्टरी संरचना होती है और इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन पाई जाती है। इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 2 एंड्स होते हैं प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट एंजाइम मेडिएटेड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में निम्न में से कौन सी जो रिएक्शन है जो एंजाइम के थ्रू नहीं होती है। जो ये ऑप्शन क्या है कि डिजोल्विंग CO2 इन वाटर, ऑप्शन बी है अनवाइंडिंग दी 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, ऑप्शन सी है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, ऑप्शन डी है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जो बी, सी और डी जो होते हैं इनमें ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं और इनमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। जो अनट्विनिंग जो DNA जो होता है इसको अलग करने के लिए जो एंजाइम कार्य करता है वो कार्य करता है DNA हेलिकेज। और हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज करते हैं तो ये इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये इन्वर्टेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। और फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड जो बॉन्ड है ये पेप्टाइडेल डेल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है उसकी उपस्थिति में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। तो बी सी डी तीनों क्या है, एंजाइम की प्रेजेंस में होती हैं। तो और ऑप्शन ए क्या है, डिजोल्विंग CO2 इन वाटर, ये ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, क्योंकि ये एंजाइम मेडिएट बायोलॉजिकल सिस्टम में नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये थे हमारे 40 क्वेश्चन जो बायोमोलिकुल्स चैप्टर NCERT के एग्जाम्पल थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।